यस, लास्ट टाइम का होमवर्क कंप्लीट किया? कहाँ है? शो इट। List of all amendments from 100th onwards. 101st, 102nd, good. 103rd, 104th, 105th, 106th. Very good. Very good. और एक और बुक आर्टिकल 262 एंड 263 का है, वही लिख दिया। ठीक है, अच्छा मेरे क्वेश्चन 105th का है, जी हाँ पे नीचे। ठीक है, आर्टिकल 262 एंड 263 कहाँ किया होगा? गुड, चलो ठीक है। सो आज स्टार्ट करेंगे वन मोर चैप्टर, दैट इज योर लोकल गवर्नमेंट्स, राइट। लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था हमने अबाउट द अमेंडमेंट्स के बारे में, तो अमेंडमेंट्स का क्या प्रोसेस है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग वी टॉक्ड अबाउट। नाउ अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में और अर्बन लोकल बॉडीज, दैट मींस योर म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, ठीक है। नाउ जब भी हम बात करते हैं इंडिया में, तो इवन व्हाइल डिस्कसिंग फीचर्स, एक चीज हमेशा याद रखना, इंडिया में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट इज व्हाट अ 3-tier स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? 3-tier स्ट्रक्चर। नंबर 1 आपकी नेशनल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, एट नेशनल लेवल। देन वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल, और अल्टीमेटली वी आल्सो हैव द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल, ठीक है। तो इन सब गवर्नमेंट्स की लेवल्स को ही मिला के हमारा पूरा एक गवर्निंग स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब लोकल गवर्नमेंट की आखिरकार हमको नीड पड़ी क्यों, ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे फर्स्ट पहले ये समझो व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट। सी, जब भी हम बात करेंगे कि एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म जो सबसे लोवेस्ट लेवल पे काम करता हो, दैट इज योर विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा लोकल गवर्नमेंट। और रिमेंबर, अब ये लोकल गवर्नमेंट क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, अब आप भाई दादर के किसी रोड पे खड्डे हैं, ठीक है, इज इट अ वर्क ऑफ विधानसभा और मुख्यमंत्री आके गड्ढे भरेंगे बैठ के वो यहाँ पे? नहीं। बट बात ऐसी है ना कि क्या इनको हम इग्नोर भी कर पाएंगे क्या? नहीं। तो ना तो ये पॉसिबल है मोदी जी के लिए, ना देवेंद्र फडणवीस के लिए कि वहां के गड्ढे देखे, कहां के? दादर के रोड्स के। और ना ही इस चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हमको रिक्वायरमेंट किसकी पड़ी? लोकल गवर्नमेंट्स की, जो लोकल लेवल पे होने वाले डे टू डे इश्यूज के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो ये होता है रेलेवेंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, जो डे टू डे लाइफ की जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके साथ डील करते हैं। दूसरा देखो, मेन चीज क्या है भाई, हम वोट तो दे रहे हैं क्या करने के लिए? यूनियन में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, स्टेट में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, लेकिन हमारी हालात यह है कि हमारे पास खुद का क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है मोहल्ले के अंदर, ठीक है। तो क्या मतलब डेमोक्रेसी का, राइट। तो डेमोक्रेसी की शुरुआत होनी चाहिए सबसे लोकल लेवल से, बाय सॉल्विंग लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। समझ में आया? और रिमेंबर, ये भी कहा जाता है कि ये वो लेवल है जहां पे एक्चुअल में डेमोक्रेसी को आप किस फॉर्म में देख पाते हो? डायरेक्ट फॉर्म में। क्यों? बिकॉज इन जनरल जो हमने अडॉप्ट किया है डेमोक्रेसी, वो कौन सी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कौन सी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
जहां पे सारे फैसले हम नहीं लेते, हमारे जो इलेक्टेड कौन है, एमपीज एंड एमएलएज, वो हमारे बिहाफ पे लेते हैं सारे डिसीजंस। लेकिन जब आप बात करते हो लोकल बॉडीज की, तो वहां पर डायरेक्टली खुद कौन इन्वॉल्व होता है, पीपल। ठीक है, लाइक जब हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत टर्म हम यूज करते हैं ग्राम सभा। क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्राम सभा। ठीक है, और ये ग्राम सभा अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये डिसाइड करने में कि इस गांव में जो भी पैसे आए गवर्नमेंट से, उन पैसों से क्या काम होंगे। समझ में आया? तो इसीलिए ये मान लो कि दे आर ऑलमोस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं आगे इसके आगे भाई, जस्ट अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि भाई इससे क्या होता है कि लोकल जो इश्यूज है आपके वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, लोकल इंटरेस्ट, राइट। साथ साथ भाई यहां पर आपको क्या है, नॉर्मली गवर्नमेंट तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। भाई आप अपनी प्रॉब्लम कहां सबमिट करो, म्युनिसिपैलिटी को, ठीक है, या अपने लोकल ग्राम पंचायत को, वो उसे कहां रिपोर्ट कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में। समझ में आया? भाई जिन ऑफिसर्स तक आपका रीच, जिन अथॉरिटीज तक आप अप्रोच नहीं कर पाते थे, अब वो क्या हो गया है, उनसे कनेक्ट होना इजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ दीज लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई भले हम नहीं जानते कि कौन है म्युनिसिपल कमिश्नर, हम उसके ऑफिस नहीं पहुंच सकते, बट अपने एरिया का जो नगर सेवक है उसके थ्रू तो हमारी बात कहां तक पहुंच सकती है, टिल टॉप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है किसका, लोकल गवर्नमेंट्स का। ठीक है, कि हमारे लोकल इशू भी सॉल्व होते हैं, और साथ साथ जो जस्ट हम लोगों ने बात की कि यहां पे कॉमन सिटीजन ही कहां पे इन्वॉल्व है, इन रिगार्ड्स टू द डिसीजन मेकिंग लेवल पे, जो बात की हम लोगों ने कि ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा, उसके रिगार्ड्स में। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में ओवरऑल ग्रोथ कैसे हुआ है, रिमेंबर इंडिया में अगर हम देखें इस काइंड ऑफ ग्राम सभास, पंचायत, इनका एग्जिस्टेंस है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, फ्रॉम दी एंशिएंट टाइम, बिकॉज ऋग्वेदा वगैरह के अंदर कुछ बॉडीज के नाम मिलते हैं, उनमें एक नाम कौन सा आता है, सभास, सभा, समिति, बिदत और गणा, ऐसे कुछ 4 नाम आते हैं वहां पे। ठीक है, और ये 4 नाम क्या होते थे, ये 4 नाम वो होते थे जो किसी विलेज के हेड को कंसल्ट करते थे कि आपका अगला स्टेप क्या होगा इन रिगार्ड्स टू वॉर, इन रिगार्ड्स टू गवर्नेंस। तो हिस्ट्री हमारी बहुत पुरानी है। ठीक है, इट इज फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, और ग्रेजुअली ये पंचायत इतनी स्ट्रांग हो गई, ठीक है, सभा से हम कहां पर आ गए, टुवर्ड्स पंचायत। ठीक है, तो नॉर्मली इन पंचायत का ऐसा हो गया, राइट, कि भाई ये उस एरिया की, उस लोकल लेवल की एक जुडिशियल काइंड ऑफ बॉडी के तौर पर भी काम करने लगे। भाई आज तो अपने पास क्या है कि अगर हमारा कोई लोकल डिस्प्यूट हो गया, हम पुलिस के पास जाते हैं, हम कोर्ट्स में जाते हैं। पहले के लोग ना तो कोर्ट ना तो पुलिस, गांव की ही पंचायत बैठ के उस पूरे इशू को एड्रेस करती थी। ठीक है, पंचायत मींस व्हाट, भाई वो समाज के लोग जो क्या है, एल्डरली एंड रिस्पेक्टेड, एल्डरली एंड रिस्पेक्टेड। ठीक है, और उनका ही डिसीजन फुल, फाइनल एंड बाइंडिंग हुआ करता था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। अभी भी पता है पंचायत बैठती है गांव के अंदर, वो अलग बात है, लोग मानते नहीं उनकी बातों को, because now we have more easy access to police, to formal courts, तो लोग वहां जाना प्रेफर करते हैं ना कि पंचायत के पास। बट एक टाइम पे इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, और इमेजिन करो भले इंडिया में कितने भी अलग अलग चेंज हुई डायनेस्टीज, ठीक है, फिर चाहे मुगल्स आए, दिल्ली सल्तनत वाले आ गए, मराठास हुए, राजपूत हुए, बट लोकल लेवल पे ये पंचायत क्या रही हमेशा से, परमानेंट। इनमें से कोई भी डायनेस्टीज और कोई भी आपके किंग्स ने कभी भी ट्राई नहीं किया क्या करने के लिए, टू चेंज लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सेंटर में चेंज होती थी। ठीक है, गांव के गांव क्या थे, अनटच्ड, क्या थे वो सब, अनटच्ड। उनकी लोकल पॉलिटिक्स में, उनके लोकल मैटर्स में कोई किसी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बस गांव का इतना ही रोल था कि भाई वो टैक्स जमा करवाएंगे, लगान, खत्म। उसके बियॉन्ड कोई और कनेक्शन था ही नहीं विद द गवर्नमेंट। हर गांव अपने मैटर्स में इंडिपेंडेंट था।
ठीक है, और अपने सारे जो अफेयर्स हैं दे यूज्ड टू मैनेज विद द हेल्प ऑफ पंचायत। समझ में आया? ठीक है। नाउ इस पंचायत को एक फॉर्मल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देने में अगर कहीं भी काम हुआ पहली बार इन इंडिया, वो काम हुआ इन द ईयर 1882। ठीक है, और किसका उसमें था कंट्रीब्यूशन? उस टाइम के वॉइस रॉय लॉर्ड रिपन। ठीक है, इनको हम बोलते भी हैं फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने उस टाइम पर नॉट एग्जैक्ट पंचायत बट लोकल बॉडीज बना शुरू की इंडिया के अंदर। ठीक है, लाइक एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल्स वगैरह के ऊपर, सो दैट भाई उस डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी इश्यूज हैं, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट बोल लो, तालुका बोल लो, उस लेवल के जो भी इश्यूज है वो वहीं पे क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन क्या बोलेंगे इसको हम? फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। ये टर्म याद रखना। समझ में आया कि मतलब अब तक क्या था, ये जो पंचायत थी इनको सोसाइटी का एक्सेप्टेंस था, बट यहां से क्या हो गया, एक्चुअली दीज लोकल बॉडीज बिकेम अ पार्ट ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक मैकेनिज्म तैयार हुआ। बट रिमेंबर अल्टीमेटली लॉर्ड रिपन भी क्या था? ब्रिटिशर। क्या था? ब्रिटिशर्स। और पता है इन लोगों की बड़ी खतरनाक साजिश थी इस टाइम पे। इनका ये बोलना था कि यार देखो ऐसे भी तो हम कुछ प्रोवाइड कर नहीं रहे किसको? इंडियंस को। और इंडियंस किसको अब्यूज कर रहे हैं? हमको, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ी बेकार है, ये है वो है। एक काम करते हैं ना, हम इनके यहाँ पे क्या बनाते हैं? लोकल बोर्ड्स, काइंड ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, और उसमें अपॉइंट करते हैं इंडियन मेंबर्स को ही। तो मतलब ये होगा कि कल को अगर कुछ काम नहीं भी हुआ ऑन ग्राउंड, हमें लोग नहीं अब्यूज करेंगे। लोग किसे अब्यूज करेंगे? उन लोकल बोर्ड्स में बैठे हुए इंडियंस को। तो इवन ब्रिटिशर्स कैन से हम तो काम कर रहे थे। काम किसने नहीं किया ग्राउंड लेवल पे? लोकल बोर्ड्स में बैठे हुए इंडियंस ने। समझ में आया? तो एक्चुअल में लोकल बोर्ड्स का बनना यह था, वो ब्लेम शिफ्ट करना, वो ब्लेम शिफ्ट करना। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी एटलीस्ट शुरुआत तो हुई। ठीक है, बन गया ये। फिर इसके बाद क्या होता है? देखो एक एक्ट आता है, कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। रिमेंबर भले ही वो ब्रिटिश एरा था इंडिया का, लेकिन इवन ब्रिटिशर्स भी जो भी काम करते थे, ठीक है, कि जो कॉन्सेप्ट है कौन सा? रूल ऑफ लॉ, कि लॉ इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम एंड एवरीवन एंड एवरी एक्ट विल बी डन एज पर दी लॉ ओनली। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर ही कौन आए थे पहली बार? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इवन वो इंडिया को लूटते भी थे ना, तो लॉ बना के लूटते थे। समझ में आया? मतलब इवन एक्सप्लॉइटिंग इंडिया वाज पॉसिबल थ्रू द लॉज। तो उनका वो लॉज बहुत चीज कॉमन थी। दूसरा, जस्ट टाइम पीरियड 1919 का कुछ जो टाइम था, या 1918 बोल लो, उस टाइम पे क्या कोई ग्लोबल या नेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था क्या? सोचो 1919। वो 1911 में आई थी भाई, इतना भी दूर नहीं आना है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आया ही है। मैं सराउंडिंग में इसके इवेंट कुछ पूछ रहा हूं मैं। रिमेंबर इसके आने से एक साल पहले क्या खत्म हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1। नॉर्मली हुआ क्या था भाई? ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी जो आर्मी थी उसमें इंडियंस हुआ करते थे, राइट? तो इंडियंस को अपीज करने के लिए कि चलो ठीक है, तो साथ दिया हमारा थोड़ा बहुत, तो कॉन्सेप्ट लेकर आए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उसमें कुछ अच्छे खासे प्रोविजंस थे किसके रिगार्डिंग? इन रिगार्ड्स टू इंडियंस। एग्जांपल, जो हमारे यहां पे अभी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग जो बनी है ना, ठीक है, वो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग कब बनी? जब हमारे यहाँ पे 2 पार्लियामेंट हाउस बने, और वो दोनों पार्लियामेंट हाउस भी स्टैब्लिश हुए किसके एज पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस एक्ट में बात किसकी हुई थी? विलेज पंचायत की। किसकी बात हुई थी? विलेज पंचायत की। ठीक है, विलेज पंचायत ने काम भी किया, और सी उस टाइम पर जो विलेज पंचायत थी, जो ब्रिटिश एटीट्यूड था वो क्या था पता है? उनका एटीट्यूड था कि बस उनको लैंड मैनेजमेंट में हेल्प मिले। किसमें? लैंड एंड यू कैन से रेवेन्यू मैनेजमेंट। लैंड एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट में बस हेल्प मिले, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो था।
बट एज अ इंडियन हमने क्या देखा इसको कि यार एटलीस्ट इन्हीं पंचायत के थ्रू गांव तक क्या पहुंचेगा, मैसेज ऑफ डेमोक्रेसी, मैसेज ऑफ डेमोक्रेसी। लोग समझेंगे कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग एक्टिविटी, ठीक है, हाउ टू रेज देयर इशू एट द लोकल लेवल, तो कहीं जाके वो नेशनल लेवल पे इसकी बात कभी कर पाएंगे आगे चल के, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू वो चीज आती है, राइट, बट अगेन नॉट फुल फ्लेश्ड पावरफुल पंचायत्स, बट काइंड ऑफ हमें एक्सपीरियंस भी हो गया। अब जब हुआ क्या, आफ्टर इंडिपेंडेंस बनना स्टार्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उस संविधान के अंदर एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 40। कहां पर है आर्टिकल? फंडामेंटल राइट्स के अंदर है क्या? फिर कहां पर है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये डीपीएसपी में पंचायत डाला क्यों गया? बिकॉज उस टाइम पे जो अपने मेन थे लीडर महात्मा गांधी, भाई गांधी का ये बोलना था किसी इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो कहां रहती है? गांव में, ठीक है। हर गांव की अपनी यूनिक नीड रही है और हर गांव का एक पास्ट रहा है कि इन्होंने अपने मैटर्स खुद से रेगुलेट किए हैं, खुद से क्या किए हैं? रेगुलेट किए हैं, और हर गांव की नीड भी अलग अलग है। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि स्टेट में बैठा हुआ सीएम उस गांव के एक्चुअल मुद्दे समझ पाएगा? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो व्हाट गांधी जी वांटेड, भाई हमारे यहां पे प्लानिंग ही किस स्टेट से हो? गांव के लेवल से। पैसे कहां से आने चाहिए? सेंट्रल और स्टेट लेवल से, बट प्लानिंग कहां होनी चाहिए? गांव के लेवल पे, जो उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो गांधी जी के उसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए उसे कहां प्लेस किया गया? आर्टिकल 40 के अंदर। समझ में आया? ठीक है, चलो ठीक है। फिर भी कंप्लीटली कंपल्सरी नहीं बनाया गया उसको, बिकॉज वो कहां था? डीपीएसपी के अंदर था, राइट। फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, ठीक है, आगे चल के इस चीज को ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में नहीं किया, बाद में। भाई हम तो कब हो गए इंडिपेंडेंट? 1947, और हम देखेंगे कि पंचायत को स्टार्ट किया गया 1959 में जाके कहीं ना कहीं। तो ये 12 साल वेट क्यों किया पता है? इसका मेन था रीजन क्या हमारा? पार्टीशन। क्या था हमारा? पार्टीशन। तो जब कोई कंट्री में पार्टीशन हो या उस कंट्री के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हो, गवर्नमेंट ट्राई करती है सारी पावर्स एक प्लेस पे रखने की, ना कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, सो दैट सिचुएशन कंट्रोल में रह सके। समझ में आया? तो इसीलिए जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस एज हमारा क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था। इट वाज नॉट पॉसिबल कि हम ऑन द स्पॉट क्या स्टार्ट कर दे? पंचायत को, पहली चीज। दूसरा, इवन एक जो प्रोमिनेंट पर्सन थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ही वॉज एक्चुअली अगेंस्ट द लोकल गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज इनका यह मानना था कि भाई गांव में किसका इंफ्लुएंस है आज भी? कास्ट सिस्टम का, ठीक है। और होगा क्या? जैसे हम पंचायत बनाएंगे, उस पंचायत की सारी पावर कौन कैप्चर कर लेगा? वहां पे कोई जो डोमिनेंट कास्ट का पर्सन होगा वो कैप्चर कर लेगा पावर। तो मतलब क्या हुआ डेमोक्रेसी का? कि अल्टीमेटली रूल उसी कम्युनिटी का है जिनका रूल पहले भी था, जिनका रूल पहले भी था। भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने कौन से आइडियल्स को वर्शिप किया? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट। तो इवन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वाज क्वाइट पेसिमिस्टिक रिगार्डिंग टू योर पंचायती राज को लेके, बट ठीक है, इवन नेहरू ने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम वेट करते हैं। तो व्हाट पंडित जवाहरलाल नेहरू डिड, स्टार्टिंग में उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बोला कि भाई हर गांव के अंदर ग्रुप्स बनाए जाएंगे, नवयुवक दल। क्या बनेंगे? नवयुवक दल। और ये वो यूथ होगा, ठीक है, जो अपने गांव के लिए प्लानिंग खुद से करेगा, वहां पे एक्टिविटीज खुद से इंप्लीमेंट करवाएगा प्रोजेक्ट्स के थ्रू। बट दिक्कत क्या था? all these नवयुवक दल्स, they have to report to bureaucrats. To whom? To bureaucrats. और remember, bureaucrats का एटीट्यूड क्या होता है? काम हो ना हो मुझे क्या है, कौन सा मेरी नौकरी डिपेंड करती है लोगों के खुश होने पे, कि मुझे वोट देंगे तब नौकरी में रहूंगा मैं। तो आइडिया अच्छा था इसके पीछे रिगार्डिंग टू सीडीपी, ठीक है। बट दिक्कत क्या था? इस सीडीपी में किसका इंटरफेरेंस था? ब्यूरोक्रेट्स का, ठीक है।
तो अल्टीमेटली जो मेन पर्पस क्या हो गया, डिफीट। होना क्या चाहिए था कि इस लोकल लेवल पर भी क्या बनने चाहिए थे, लीडर्स जो अपने डिसीजंस खुद से ले सके, उनके पास खुद की कुछ क्या हो, फाइनेंशियल पावर भी हो। बट यहां पे हर कोई कौन करता मैनेज बैठ के, ब्यूरोक्रेट्स। तो 4-5 साल चला गया स्कीम। ये स्कीम आई थी 1952 में, 1952 में स्कीम आई थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आफ्टर 4-5 इयर्स पंडित नेहरू थॉट कि आखिरकार ये प्रोग्रेस हो क्यों नहीं रहा इसके अंदर। सो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई, कौन सी, बलवंत राय मेहता कमेटी। और इसको काम ये दिया गया कि तुम जाओ और चेक करो कि ये सीडीपी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है। समझ में आया। और उसी में बलवंत राय कमेटी ने क्या बोला कि सर अब डेवलपमेंट तब होगा जब इस लोकल लेवल पे कौन बनेंगे, लीडर्स। लीडर्स मतलब कौन, पंचायत। मतलब हर गांव के पास अपनी एक इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, जो उस गांव का डिसाइड करेगी फ्यूचर, ना कि कौन, ब्यूरोक्रेट्स। समझ में आया। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जहां पे बलवंत राय कमेटी ने क्या सजेस्ट किया, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड कि पंचायत को कैसे बनाया जाए इंडिया में। तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया वो खुद क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ 3 टियर स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे ग्राउंड लेवल पे क्या होंगी आपकी, ग्राम पंचायत, ठीक है। फिर 15-20 ग्राम पंचायत को मिला क्या बनेंगी, पंचायत समिति, ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट के सारे पंचायत कहां मिलेंगे आके, जिला परिषद के अंदर। समझ में आया। तो इस तरीके से 3 टियर स्ट्रक्चर किसने किया सजेस्ट, बलवंत राय मेहता कमेटी ने, कि ऐसा हमारे कंट्री में होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें रियली चाहते हैं हम कि लोकल लोग ही लोकल डेवलपमेंट एफर्ट्स की ओनरशिप लें, जिम्मेदारी ले और वो काम करें, वी नीड पंचायती राज, वी नीड पंचायती राज इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। तो फाइनल गवर्नमेंट ने क्या किया, बात की सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कब आया था, 1952 में। अब दिक्कत क्या हुई कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, ठीक है, कि हमने पंचायत को तो स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जब स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया तो पहली बार कहां स्टैब्लिश हुई और कब हुई, इट वाज ऑन 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है नागौर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये वो पहला प्लेस है जहां पे पहली बार क्या स्टार्ट हुआ था, पंचायती राज इन इंडिया। किस डेट पे, 2 अक्टूबर 1959 की डेट पे। क्लियर इतनी बात, यस, ठीक है। तो फाइनली अब यहां पे शुरुआत होता है इसका प्रोसेस। बट दिक्कत क्या थी, उस टाइम पे वो आ तो गया, बट 1959 से लेकर 1992 तक ये पंचायत को बहुत ही करना पड़ा स्ट्रगल। क्या करना पड़ा, स्ट्रगल, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। क्या क्या हुई समझेंगे। अब ये तो बात किसकी हो गई, ग्राम पंचायत की। एक और बॉडीज थी जो अर्बन एरियाज में गवर्नेंस करती थी, वो थी म्युनिसिपैलिटीज। वो क्या थी भाई, हमारे यहां तो म्युनिसिपैलिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट होने से पहले बनी हुई है इंडिया के अंदर। नाउ टेल मी वन थिंग, बीएमसी आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर्म हुई या बिफोर इंडिपेंडेंस फॉर्म हुई है, बीएमसी अपना एमसीजीएम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, कब फॉर्म हुई है, बिफोर द इंडिपेंडेंस और आफ्टर द इंडिपेंडेंस, सोचो। बिफोर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर क्यों बिफोर भाई, पता है साल एक्चुअली कौन सा था, तो कब आ रहा है, बिल्डिंग। अगर तुम उस बीएमसी बिल्डिंग का देखो आर्किटेक्चर, ठीक है, वो यूरोपियन आर्किटेक्चर है, राइट, इसको बोलते हैं इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर। तो बीएमसी भी कब का फॉर्म हुई है, उस टाइम पे। तो ऐसी अक्रॉस द इंडिया बहुत जगहों पे म्युनिसिपैलिटीज बनी थी, कब, इन प्री
इंडिपेंडेंस एरा के अंदर ही, ठीक है। पर दिक्कत क्या था, इवन ये म्युनिसिपैलिटीज पावरफुल नहीं थी, ना तो उनके पास फाइनेंस था, ठीक है। और अगेन उन म्युनिसिपैलिटीज को भी कौन बहुत जगह पे ऑपरेट करते थे, ब्यूरोक्रेट्स। कौन कर रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हालत मुंबई की हुई इस साल या हो रही है फ्रॉम लास्ट 2 years कि रोड पे गड्ढे रिपेयर नहीं हो रहे, ठीक है, एंड ऑल द प्रॉब्लम्स रिमेन सेम। व्हाई? बिकॉज अभी हमारी बीएमसी कंप्लीटली किसके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेट्स। ये 3 साल से अपना मेयर नहीं है वहां पे, ना मेयर है ना नगर सेवक है। ये मेयर और नगर सेवक ही होते हैं जो क्या बनाते हैं, प्रेशर किसके ऊपर, और म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर कि भाई काम करवाओ, वहां पे रोड नहीं है, अदरवाइज लोग हमको वोट नहीं देंगे चुनाव में। तो ये हाल होता है जब सब चीज किसके हाथ में हो, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, ठीक है। तो ये सिचुएशन था उस टाइम पर भी किसका, म्युनिसिपैलिटीज का, किसका, म्युनिसिपैलिटीज का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज सफरिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने बात किया कि हमने स्टैब्लिश तो कर दिया वहां पे, ठीक है, बट दिक्कत क्या हुआ कि ना तो पंचायत ना ही म्युनिसिपैलिटीज, ना तो इनके पास पैसे हैं, ठीक है, ना तो गवर्नमेंट इनको पावर दे रही काम करने की। क्या किया, फॉर्मली बना तो दिया पंचायत, लेकिन भाई पंचायत काम तब करेगी जब आप उसके अथॉरिटी में काम दोगे उसको कि हाँ ठीक है आज से ये सारे काम आपके। फॉर एग्जाम्पल 1992 के बाद क्या हुआ कि भाई बोला गया कि जो भी सिटीज के अंदर स्कूल्स हो गए, सिटीज के अंदर हॉस्पिटल्स हो गए, वो कौन करेगा मैनेज, म्युनिसिपैलिटीज। रोड्स कौन करेगा मेंटेन, म्युनिसिपैलिटीज। बट उस टाइम पे ऐसा कोई भी क्लियर मैंडेट नहीं दिया गया। मतलब एक बिल्डिंग है, उसमें बैठे हुए लोग वो बस काम कर रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड कुछ काम हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। इवन बहुत सारे प्लेसेस पे इन पंचायत के तो इलेक्शंस भी नहीं होते थे। मतलब क्या हुआ, एक बार चुनाव हुए, 5 साल बाद टाइम खत्म हो गया पंचायत का, अगला चुनाव हुआ ही नहीं 20 साल तक, ठीक है। तीसरी चीज, भाई कहीं कहीं पर ऐसा था कि एक ही कैंडिडेट पूरे इलेक्शन के लिए खड़ा होता था, वन कैंडिडेट, और वही जीतता था, ठीक है। या कहें तो बूथ कैप्चरिंग होना, मतलब नथिंग वॉज सिस्टमैटिक। स्टार्ट तो कर दिया हम लोगों ने कब, 2 अक्टूबर 1959 को, बट ना तो फंड्स है, ना फंक्शंस है, ना फंक्शनरीज है काम करने के लिए, एम्प्लॉइज, ठीक है। और टॉप ऑफ दैट ना तो प्रॉपर इलेक्शंस है, ठीक है। तो जो फाइनली ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट पड़ी, रिक्वायरमेंट ये पड़ी कि यार हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन बॉडीज का एक्चुअल पावर इनको दिलवाने के लिए, ठीक है। और वो एफर्ट्स के लिए एक कमेटी बनी थी, कौन सी, थंगन कमेटी। देखो कमेटी तो बहुत सारी बनी आफ्टर बलवंत राय मेहता कि हम पंचायत को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। एक कमेटी बनी थी अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। एक कमेटी बनी थी हनुमंतप्पा कमेटी, फिर आपकी गाडगिल कमेटी, देन थंगन कमेटी। तो फाइनली गाडगिल और थंगन की जो क्या थी रिकमेंडेशंस, उसको एक्सेप्ट किया गया आगे चल के, ठीक है। तो थंगन ने क्या बोला कि अगर पंचायत को सीरियस बनाना है कि लोग उनको सीरियस ले, गिव देम व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। क्या दो उनको, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। मतलब क्या, उनकी पावर्स, उनको कितने फंड्स मिलेंगे, कौन फंड्स देगा, ठीक है, उनके चुनाव कब कब होंगे, कौन कराएगा, ये सब का सब कहां लिख दो जाके, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर एनी हाउ गवर्नमेंट्स को वो चीज करवानी पड़ेगी अपने आप पे। समझ में आया? तो ये थंगन कमिटी का रिकमेंडेशन था टू गिव देम व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। और इसी चीज पे आगे बढ़ते हुए फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 अमेंडमेंट पास किए। क्या पास किए, 2 अमेंडमेंट्स। नंबर 1 73rd, नंबर 2 74th। इसके थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पावर किसको दिया गया, पंचायत को। क्या बोला कि भाई आज से ग्राम पंचायत क्या बन गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्या बन गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। दूसरा 74th फॉर म्युनिसिपैलिटीज, कि अब से म्युनिसिपैलिटीज क्या बन चुकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल
बॉडीज। समझ में आया? तो इन दोनों अमेंडमेंट्स के थ्रू इन्हें क्या दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। मतलब जो स्टेट्स अब तक लापरवाही कर रहे थे इन सारे मामलों में, कि पंचायत बना दिया या म्युनिसिपैलिटी बना दी, सिर्फ बिल्डिंग दे दिया, लोग हैं, बट ना तो पावर है, ना तो पैसा है, ना काम करवाने के लिए एम्प्लॉइज है। और वहां भी चुनाव का भरोसा ही चुनाव का, चुनाव कभी हो रहे हैं कभी नहीं भी हो रहे हैं। ठीक है, एक पर्सन जो वहां का डोमिनेंट है, बाहुबली है, वो बार बार चुनाव जीत रहा है। ठीक है, बिकॉज क्या हो रहे हैं? चुनाव में फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम से निपटने का जो था सोल्यूशन, वो था इन दोनों अमेंडमेंट्स एक्ट के अंदर, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे कि और क्या चीजें होती हैं कि 73rd 74th के थ्रू एग्जैक्टली हुआ क्या क्या। देखो, सबसे मेन चीज 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो बना, इसने एक नया शेड्यूल ऐड किया। कौन सा? 11th शेड्यूल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स याद है? 1 to 12 पूरा याद है? बताओ, फर्स्ट 4। डन। ओथ एंड अफर्मेशंस। फोर्थ, गुड। 5 6 7 8 कौन बताएगा मुझे? अक्षय? नहीं, वैसी भाई साहब, इवेंट खत्म हो गया कॉलेज में, अब पढ़ाई कर लो। शाबाश। एक भी याद है शेड्यूल? कंटिन्यू। सिक्स्थ, ट्राइबल एरियाज, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, आर यू श्योर? वो 8th शेड्यूल है। 7th क्या है? यस, यूनियन लिस्ट, टेस्ट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 9th शेड्यूल? नहीं नहीं, ठीक है, याद है हमने बात की थी, लाइक वैलिडिटी ऑफ सर्टेन एक्ट्स, कि कोई एक्ट जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं जाएंगे, वो 9th शेड्यूल होगा। 10th आएगा दैट वन, एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th कौन सा? ग्राम पंचायत। और 12th शेड्यूल कौन सा? म्युनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट टाइम का होमवर्क ये है कि आप सभी लोग 12 के 12 शेड्यूल्स याद करके आओगे। ठीक है, याद करके भी आओगे और उसको एक बार लिखोगे भी अपने आप से। एवरीवन, लिखा होमवर्क? ठीक है, तो वो काम हो गया। चलो अब देखते हैं कि आखिरकार उस 11th शेड्यूल में क्या बोला गया, या उस 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या बोला गया। कि नंबर 1, कि हर स्टेट में क्या बनेंगी? 3 लेवल ऑफ पंचायत बनेंगी। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, दूसरा मंडल पंचायत बोल लो, इंटरमीडिएट बोल लो, या ब्लॉक पंचायत बोल लो, बात एक ही है। और तीसरा कौन सा पंचायत? जिला पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हर गांव वाले एरिया में ये 3 लेवल पे पंचायत काम करेंगी। बट ये बोला कि वो स्टेट्स जहां की पॉपुलेशन इज लेस देन 60 lakhs, ठीक है, वहां पर ये जो स्ट्रक्चर कितना होगा? सिर्फ 2-tier स्ट्रक्चर, दैट इज जिला पंचायत एंड ग्राम पंचायत। वहां पे इंटरमीडिएट पंचायत नहीं होंगी। समझ में आया? तो ये एक फैक्ट याद रखेंगे, नंबर 1। दूसरा, एक चीज याद रखना कि जो हमारा ये शेड्यूल है, कौन सा? 11th शेड्यूल बोल लो, या 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो आया पंचायती राज, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन शेड्यूल एरियाज। ये कहां एप्लीकेबल नहीं है? शेड्यूल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं है। तो एग्जाम में सवाल ये बन जाए कि पंचायती राज और 73rd अमेंडमेंट एक्ट
इज इंप्लीमेंटेड अक्रॉस द इंडिया? नो। क्यों? वो एरियाज जहां पे सिग्निफिकेंट नंबर में कौन रहते हैं? ट्राइबल्स। कौन रहते हैं? ट्राइबल्स। उनके लिए एक अलग से एक्ट आया था। कब? 1996। उस एक्ट का नाम था पेसा, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। ठीक है, उसके थ्रू वो वहां तक पहुंचा। तो ये कुछ फैक्ट्स याद रख लो। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं कि और क्या बात बोली गई। एक तो ये बोला गया सी, हर एक चीज मैंडेटरी हो रही है अब ये स्टेट्स के ऊपर नहीं है कि वो कितना रखेंगे टीयर। पता है जब 1959 में पंचायत बनी थी, राजस्थान, बंगाल, दे हैव 4 टीयर्स ऑफ लोकल पंचायत। होता है आजकल हर गली मोहल्ले में एक जिला अध्यक्ष होता है। ठीक है, भावी नगर सेवक, आज का नया रील चला है आजकल, राइट? किसी ने बोला ओ भावी नगर सेवक, 5 लोग बोलेंगे हाँ बोलो। तो वही वाला हाल कहां था? राजस्थान के अंदर। तो सब बोला सबको आनी चाहिए फील की हाँ मैं पावरफुल, तो 4 बना दिया लेयर। मतलब क्या? 4 लेयर का। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या बोला? यूनिफॉर्म होगा। कितने लेयर होंगे? 3। बस वो स्टेट्स जहां पे कम है, 60 लाख से कम है पॉपुलेशन, वहां से कितना होगा? 2 टीयर। उसके अलावा क्या बोला? इसमें यह भी बोला गया कि इन पंचायत का टेन्योर अब कितना हो गया है? फिक्स 5 इयर्स। दूसरा कि इन पंचायत के अंदर जो भी मेंबर्स इलेक्ट होंगे, कौन होंगे इलेक्ट? मेंबर्स। ठीक है, सारे के सारे मेंबर्स इलेक्ट कैसे होंगे? थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, मैं मेंबर्स बोल रहा हूं, हेड नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं मेंबर्स। बिकॉज व्हेनेवर वी से ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में सिर्फ एक बंदा नहीं, सरपंच नहीं होता सिर्फ, वहां पे 4-5 मेंबर्स भी होते हैं। मैं बात कर रहा हूं वो मेंबर्स वहां पे। दूसरा एट इंटरमीडिएट लेवल यानी ब्लॉक पंचायत, वहां पर मेंबर्स, और जिला पंचायत वहां पे मेंबर्स। सारे मेंबर्स तो क्या होने चाहिए? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अभी अपना चुनाव आने वाला है, किसका? बीएमसी वाला। तुम जाओगे वहां पे, तुमको सिर्फ एक बार वोट करना है ना नगर सेवक के लिए। बट अगर तुम गांव में होते हैं ना, और वहां पे जब चुनाव होते हैं पंचायत के, तुमको 3 वोट करने होते हैं। कितने वोट? 3। एक मेंबर ऑफ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, दूसरा मेंबर ऑफ ब्लॉक पंचायत, तीसरा मेंबर ऑफ जिला पंचायत। तो देखा जाए इन टर्म्स में रूरल पीपल हैव मोर वोटिंग पावर एज कंपेयर टू अर्बन। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 लेवल पे काम करते हैं। और क्या बोला कि एट ऑल 3 लेवल मेंबर्स तो क्या होंगे? डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, अब बात आई कि सर इन पंचायत में जो इनके क्या होंगे? हेड, लाइक जो ग्राम पंचायत में सरपंच जो होता है या ग्राम प्रधान जो होता है, वो हेड हो गया वहां पे। सेम एक हेड किसका होगा? इंटरमीडिएट पंचायत का भी होगा, और एक हेड किसका होगा? जिला पंचायत का भी होता है। ठीक है, नाउ इस अमेंडमेंट एक्ट में यह बोला गया कि जितने भी हेड है ना, वो हेड कैसे बनेंगे? वो कौन करेगा डिसाइड? स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब एट सर्टेन प्लेसेस कि भाई इवन हेड भी क्या होगा? डायरेक्टली इलेक्टेड। या फिर जिन मेंबर्स को आपने इलेक्ट किया है ना, वो वोटिंग करके अपना हेड क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो वो हेड के मामले में क्या दिया है? फ्लेक्सिबिलिटी। क्या दी हुई है? फ्लेक्सिबिलिटी। बट मेंबर्स के मामले में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तीनों लेवल्स के मेंबर्स क्या हो जाएंगे? इलेक्टेड। क्या होंगे? इलेक्टेड। टेन्योर कितना होगा? 5 इयर्स। ठीक है, और अगर पंचायत, ठीक है, अगर अपना 5 इयर्स टेन्योर पूरा किए बिना खत्म हो जाए, अगर उसका चुनाव होना चाहिए उसके खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर। कितना? 6 मंथ्स के अंदर अंदर। और सिर्फ ये सेम प्रोविजन है इवन फॉर दिस ऑल्सो। किसके लिए? फॉर म्युनिसिपैलिटीज। वो अलग बात है, बीएमसी के जो लोग थे उनका टेन्योर आज से 3 साल पहले पूरा हो चुका था।
तो 3 साल हो गए चुनाव हुए बिना, और एक्चुअल नॉर्म्स क्या बोलते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, बट नहीं हुआ। खैर वहां पे कुछ लीगल क्वेश्चंस थे जिस कारण से वो नहीं हो पाया, बट ठीक है, कंसर्न था। लेकिन वो टाइम कितना है मैक्सिमम पीरियड? 6 मंथ्स, कि 6 मंथ्स के अंदर तो करवाना ही पड़ेगा एनी हाउ आपको चुनाव, ठीक है। प्लस क्या बोला, इन चुनाव में क्या मिलेंगे आपको? रिजर्वेशन। क्या मिलेंगे आपको? रिजर्वेशन, ठीक है। रिजर्वेशन दोनों टाइप के होंगे, एक होगा कौन सा रिजर्वेशन? वर्टिकल, ठीक है, और एक कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल। मींस व्हाट? ठीक है, लेट से ये पूरी पंचायत है, ठीक है, हमने क्या बोला भाई, इसमें से कुछ सीट्स किसको रिजर्व्ड होंगी? लेट से 14% फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, 7% फॉर शेड्यूल ट्राइब, इस तरीके से। बाकी क्या रहेंगे रिमेनिंग? ओपन। हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, देखो ये दोनों को देना मैंडेटरी है, रिजर्वेशन क्या है? मैंडेटरी। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दे कैन ऑल्सो गिव टू हुम? ओबीसी। मतलब ये मैंडेटरी है तो ये स्टेट्स के ऊपर रखा है, मतलब ये कौन सा मामला वाला हो गया, याद है? फ्लेक्सिबिलिटी वाला, ये उसके ऊपर छोड़ दिया गया। अब एक और इसमें रिजर्वेशन है, कौन सा? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब ये कि जो वुमेन्स है, ठीक है, वुमेन्स का मतलब इवन सारे शेड्यूल कास्ट में जो सीट्स जा रही हैं 1/3 वहां भी कौन होंगी? वुमेन्स। सारे एसटी में 1/3 कौन होंगी? वुमेन्स। और इवन जितनी सीट ओपन की है उसमें भी 1/3 वुमेन्स कौन होंगी? मेंबर्स कौन होंगी? वुमेन्स। तो मैंडेटरी किया, ये कौन सा है आपका? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। समझ में आया? ठीक है, तो ये मैंडेटरी कुछ चीजें थी जो इस एक्ट के अंदर थी। तो रिजर्वेशन दिया गया एससी एसटी को और वुमेन्स को, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है? एसटी एसटी को जो रिजर्वेशन नोन एज व्हाट? वर्टिकल, और वुमेन्स का जो क्या बोलेंगे हम? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ओबीसी का जो था वो क्या रखा गया? इनटू कैटेगरी ऑफ फ्लेक्सिबल, इफ स्टेट वांट दे कैन गिव। अगर नहीं लेता स्टेट को, वहां पे नहीं रिक्वायरमेंट है टू गिव रिजर्वेशन टू ओबीसी, देन डोंट गिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत क्लियर बात। तो ये था रिगार्डिंग टू द रिजर्वेशन। अब बात ये आई कि ठीक है भैया, आपने वहां पे पंचायत बनवा भी दी, चुनाव भी कंडक्ट करवा दिए। अब रिमेंबर, नॉर्मली जो इंडिया में लोकसभा के चुनाव होते हैं और चुनाव जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट विधानसभा के, वो कौन कंडक्ट कराता है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन पंचायत चुनाव के लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, किसके अंदर? 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर एक नई बॉडी बनाई गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन सी बॉडी? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर फॉर्म होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है म्युनिसिपैलिटीज का भी और ग्राम पंचायत का भी। लिखते हो चलो। क्लियर हुआ इतना पार्ट? ठीक है, चलो। अब 73rd अमेंडमेंट एक्ट में एक और बॉडी बनती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। क्या बनती है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। डन, ठीक है। नो, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन बताए। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहां पर एक सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी है। कौन सा है? सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। बट इसके बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ था कहां पे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। किसके अंदर? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ था ऑलरेडी इसके बारे में। और इसका ड्यूटी क्या था बताए कि भाई जो भी टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है।
उसमें से उनको कुछ टैक्स शेयर करना चाहिए विथ whom? विद द स्टेट्स, बिकॉज स्टेट के पास कम होता है पैसा ना, बट काम की बहुत होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम कि जो पंचायत बनेंगी, जो बनेंगी म्युनिसिपैलिटीज, उनको कितना पैसा मिलना चाहिए फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो वो कौन करेगा डिसाइड? स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो इसको भी फॉर्म किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। मतलब देखो, सिर्फ पंचायत बना के छोड़ नहीं दिया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया कि कौन कंडक्ट करवाएगा इलेक्शंस, उनको पैसे कहां से मिलेंगे कौन बताएगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन। और 243G जो आर्टिकल है, इसके अंदर तो इवन ये भी लिख दिया कि क्या होंगी उनकी पावर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट रिमेंबर, पंचायत को लगभग 29 काम दिए गए हैं। कितने वर्क्स? 29 वर्क्स। और ये 20 के 29 वर्क्स 11th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। किसके अंदर मेंशन्ड है? 11th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। हो गया डन? सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, हालांकि ऐसा नाम फुल फॉर्म तो है नहीं कुछ, उसको सिर्फ फाइनेंस कमीशन ही बोलते हैं हम, बट मैंने बस वहां पे लिखा है दोनों के बीच डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। हुआ, ठीक है। तो 11th शेड्यूल में जो 29 काम दिए हुए हैं, रिमेंबर ये 29 के 29 काम पंचायत को नहीं मिलने वाले। वो क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे कि इस 29 में से कितने काम उसको देने हैं, किसको? पंचायत को। तो लाइक केरला, केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पे उन्होंने मैक्सिमम काम दिया है, किसको? पंचायत को। कुछ स्टेट ने दिया ही नहीं है। नाउ सवाल यह आता है कि सर स्टेट्स काम क्यों नहीं दे रहे उनको? रिमेंबर ऐसा है कि कल को ऐसा हो जाए कि हर एक मैटर में कौन काम कर रहा है? पंचायत। तो MLA की कोई वैल्यू बनने वाली है वहां पे? MLAs की भाई, MLA की वैल्यू कब तक है? जब तक उसका पावर है। तुमको पता है कि ये काम अगर होना है तो वो काम कौन करवा सकता है? ओनली MLA। बट अगर तुमको पता है कि नहीं यार वो काम तो कहां होने वाला है? पंचायत में या म्युनिसिपैलिटी में, तुम जाओगे MLA के पास बात करने के लिए? नहीं। इसलिए बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं कि ज्यादा पावर मत दो, किसको? पंचायत को, ठीक है। तो 29 सब्जेक्ट लिखा तो है, राइट, बट हर एक सब्जेक्ट पे काम मिले जरूरी नहीं है। ये किसका है डिस्क्रिशन? स्टेट्स का, कि उन्हें उसमें से कितना काम देना है। समझ में आया? तो वो चीज बन जाएगी वहां पे इंपॉर्टेंट, राइट। तो 29 सब्जेक्ट्स हैं, वो काम कैसे जाएगा ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है यहाँ पे, ठीक है। एंड एज वी डिस्कस्ड कि जहां कहीं भी कौन से लोग हैं? ट्राइबल, या कहीं तो इन शॉर्ट कौन से वाले एरिया? 5th शेड्यूल वाले एरियाज, ठीक है। हालांकि ये तो एप्लीकेबल यहां भी नहीं है, किसमें? 6th शेड्यूल वाले में। बट फॉर इन दीज रीजन्स के लिए एक एक्ट पास हुआ था। कौन सा एक्ट? पेसा एक्ट। कौन सा एक्ट? पेसा एक्ट। तो उस पेसा एक्ट के थ्रू यूनिक फॉर्म में यहां पे पंचायत बनी, और ये जो पंचायत बनी शेड्यूल एरियाज में, दे आर मोर पावरफुल। दे आर व्हाट? मोर पावरफुल इन कंपेयर टू दोज पंचायत्स which has been established with the help of which amendment act? 73rd amendment act। समझ में आया? ठीक है। फिर यहां पे दिया हुआ है कि आखिरकार सर इनके लिए अलग से पावर मतलब क्यों एक्ट बनाया गया? बिकॉज सी, हमारा जिस जो लाइफस्टाइल है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है। ऊपर से क्या है भाई, ट्राइबल्स की लाइफ डिपेंडेंट किस पे होती है? नेचर पे, लैंड के ऊपर, राइट। तो उन एरियाज में भाई जिनका पूरा लाइफ, कल्चर, सब कुछ किस पर डिपेंडेंट है? नेचर पे। तो वहां जो पंचायत बनेंगी उनका भी कंट्रोल किसके ऊपर होना चाहिए? ओवर दी नेचर।
ठीक है, इसीलिए दे आर मोर पावरफुल, दे आर व्हाट, मोर पावरफुल। और दूसरी चीज भाई, वो पंचायत कहां बन रही है, जहां कौन से लोग रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं, तो वहां पे जो हम अपने यहाँ पे दे रिजर्वेशन SC ST वाला, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पे कैसे होता है, मेंबर्स के लिए 50% का ST रिजर्वेशन है, और सारी लेवल ऑफ पंचायत, जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड जिला पंचायत, उनका हेड शुड बी व्हाट, ट्राइबल। तो थोड़ा यूनिक उसमें प्रोविजंस है, एज पर द इंटरेस्ट, एज पर द यूनिकनेस ऑफ द कल्चर ऑफ दोज ट्राइबल्स। समझ में आया इतना पार्ट? ठीक है, चलो फिर यहां पे दिया हुआ है, तुम लोगों ने बात की थी, कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा यहां पे। अब उस स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर है, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है यहां पे, स्टेट गवर्नमेंट। उसका काम क्या है, उसका काम है पंचायत के और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, ठीक है। और रिमेंबर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर नहीं है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये ऑफिस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ना तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। वो अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। और रिमेंबर, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किसने किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने, बट उसको रिमूव कौन करेगा बताएं, उसको रिमूव करती है कौन, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसको इंडिपेंडेंट बनाया गया है, स्ट्रांग बनाया गया है। सेम याद है बात की, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो ये सजेस्ट करता है, ठीक है, कि रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट कितने पैसे ट्रांसफर करेगी, किसको, पंचायत को भी एंड म्युनिसिपैलिटीज को भी, एंड किसको, म्युनिसिपैलिटीज को भी। समझ में आया इतना पार्ट? ठीक है, अब आते हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट। देखो 73rd में जो बॉडीज बनी, स्टेट इलेक्शन कमीशन या स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पंचायत की बात करेंगी, वो किसकी बात करेंगी, इवन म्युनिसिपैलिटीज की बात करेंगी। बट अगर एग्जाम में सवाल आता है कि ये बॉडीज का कहां से है ओरिजिन, तो यू विल से 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 74th में किसके बारे में दिया हुआ है, इट इज रिगार्डिंग टू अ 10th शेड्यूल, ठीक है, अबाउट द अर्बन लोकल बॉडीज। पता है इंडिया में अर्बन एरियाज अलग अलग लॉज के थ्रू गवर्न होते हैं, मतलब जस्ट लाइक 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट भी डायरेक्ट आपका, ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि एप्लीकेबल तो हो रहा है किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल इंडिया, ठीक है। ये पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? बिकॉज वो एरियाज जो होता है मिलिट्री के अंडर, किसके अंडर, मिलिट्री, लाइक कोलाबा, नेवी नगर, ठीक है, वहां पे BMC की अथॉरिटी नहीं है। वहां पे डिफेंस फोर्सेस का ही एक मैनेजमेंट बोर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड। क्या बोलते हैं उसको हम, कैंटोनमेंट बोर्ड। उस कैंटोनमेंट बोर्ड का हेड होता है कर्नल रैंक ऑफिसर, राइट, और वो वहां करता है मैनेजमेंट का काम, नॉट दी म्युनिसिपैलिटीज। दूसरा जो JNPT है अपना पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, इवन वो पोर्ट ट्रस्ट भी BMC के अंडर नहीं आता, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का अपना एक क्या होता है अलग से, टाउनशिप, उनकी अलग से कमेटी होती है जो वहां के सारे सिविक मैटर्स को डील करती है, ठीक है। इवन इफ यू गो टू द जमशेदपुर, कहां पर जमशेदपुर, झारखंड में है, ठीक है, उस जमशेदपुर में टाटा का अपना बहुत स्ट्रांग होल्ड है, ठीक है, और इसीलिए वहां पे टाटा की अपनी पूरी टाउनशिप है, मतलब वहां पे 1 लाख लोग ऐसे हैं जो टाटा में ही काम करते हैं, ठीक है। तो टाटा की ही अपनी वहां पे क्या है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है जो अलाउड है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बोलते हैं उसको। तो पोर्ट ट्रस्ट हो गया, कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, इंडस्ट्रियल टाउनशिप हो गया, तो जहां जहां पे ये चीज मिलेंगी आपको, वहां म्युनिसिपैलिटीज नहीं मिलेंगी। समझ में आया? तो जस्ट लाइक 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट भी पूरे इंडिया में
अप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज कुछ कुछ पार्ट्स में वी हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया में 63 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। कितने? 63 कैंटोनमेंट बोर्ड्स, ठीक है। तो इसीलिए भाई पूरे इंडिया में भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि 74th भी आपका यूनिक कैसे है। बस इसमें यूनिक ये है किसके लिए बना हुआ है ये आपका, और सेम प्रोविजंस कि इवन इसके अंदर जो जो आपकी बनती हैं, देखो 74th में इन्होंने क्या किया बताया, इन्होंने 3 टाइप की बताई म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। कितने टाइप की? 3। एक आपका होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक होता है म्युनिसिपल काउंसिल, और एक होता है नगर पंचायत। नाम लिख लो तीनों का। 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 3 टाइप के म्युनिसिपैलिटीज की बात की गई है। नंबर 1 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नंबर 2 म्युनिसिपल काउंसिल, नंबर 3 नगर पंचायत। लिखा? क्या हुआ? जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर होता है, वैसे ही नगर पंचायत आते हैं ना उस पे, आज सब में होता है। डिफरेंस क्या है बताएं? डिफरेंस है पॉपुलेशन का, कि जो ग्रैंड सिटीज होती हैं उनके यहां पे क्या बनते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। टीयर 2 सिटीज कहां बनती है? वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल। और वो एरियाज जो अभी अपने करंट फेज ऑफ ट्रांजिशन में है, मतलब अब तक रूरल एरिया थे, अब क्या बन रहे हैं? वो अर्बन एरिया। वहां पे क्या मिलेंगी आपको? नगर पंचायत, ठीक है। अब इन तीनों में बस थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, अदरवाइज मेन डिफरेंस है इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एरिया। पॉपुलेशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। डन? हुआ? ठीक है। अब देखो इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में क्या होता है, या कहें तो इन ओवरऑल इन सब में भी वही हाल है कि मेंबर्स क्या होने चाहिए? डायरेक्टली इलेक्टेड। डायरेक्टली इलेक्टेड लाइक नगर सेवक। वो कैसे होते हैं? वो होते हैं मेंबर्स किसके? म्युनिसिपैलिटीज के। अब म्युनिसिपैलिटी जो हेड कौन होता है? मेयर। कौन होता है हेड? मेयर, ठीक है। नाउ इस मेयर के इलेक्शन के लिए ये काम छोड़ दिया गया है स्टेट्स के ऊपर, कि कुछ स्टेट्स के अंदर मेयर कैसे होता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। कैसे होता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो कुछ स्टेट्स के अंदर मेयर के लिए भी हम वोट करते हैं, लेकिन मुंबई फॉर बीएमसी वी ओनली वोट फॉर मेंबर्स के लिए, नगर अपना नगर सेवक के लिए। फिर नगर सेवक आप लाइक अपने में से किसी एक को वोट करके क्या बना देते हैं? मेयर। इफ यू गो टू लाइक सिटी लाइक देहरादून उत्तराखंड, वहां वोटिंग 2 लेवल पे होती है। एक आप वोट करते हो नगर सेवक के लिए भी, और एक वोट करते हो किसके लिए? अपने मेयर के लिए भी। समझ में आया? तो वो छोड़ दिया गया है किसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर? स्टेट के। बट नॉर्मली म्युनिसिपल काउंसिल्स के जो मेयर होते हैं, दीज मेयर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। कहां पे? म्युनिसिपल काउंसिल्स के अंदर, है ना। आईएमए का नहीं है, आईएमए नहीं, जो मिलिट्री एरिया वहां पे एक है गढ़ी कैंट करके, तो वहां पर है कैंटोनमेंट, थोड़ा दूर आईएमए से वो। ऐसे नेवी कॉलोनी पहाड़ों में भी है, लोगों में जो कॉलोनी है उसमें तो बीएमसी का स्कूल है। हाँ तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से कुछ बना होगा। हाँ, अंदर बीएमसी का स्कूल है, तो फिर उधर नगर सेवक नहीं रहेगा। नहीं रहेगा।
वो तो मतलब नेवी के बीच में और बीएमसी या क्या मतलब बीएमसी का उतना लैंड कुछ होगा वहां पे तो बन गया वहां पे। अदरवाइज इन डिफेंस की जो कॉलोनीज जहां जहां होती हैं उनमें डिफेंस का ही स्टैब्लिशमेंट गवर्नेंस करता है बैठ के। लाइक कलीना, अगर तुम जाओ यूनिवर्सिटी वाला मुंबई, ठीक है, वो मिलिट्री कैंप वाला एरिया है। कुलाबा के अंदर भी है, नेवी नगर से पहले आर्मी का एक एरिया भी है, कैंट एरिया, ठीक है। तो प्रॉपर कैंटोनमेंट बोर्ड कंट्रोल करता है उसको। हाँ कहते हैं, हाँ हाँ सब कुछ है। नहीं नहीं एक्चुअली मेरे को थिएटर्स मॉल्स अगर बाहर से आते हैं, बट ये डिफेंस फोर्सेस अपना खुद का स्कूल्स भी ऑपरेट करती हैं। सैनिक स्कूल है, फिर एक होता है एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल, एक होता है एनसीएस नेवल चिल्ड्रन स्कूल, जा सकते हैं। इवन हम सब भी कैंटोनमेंट एरिया में रह सकते हैं। और होता है कि जो लोग कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं ना, उनको एक्सेस होता है मिलिट्री हॉस्पिटल्स का भी। किसका? मिलिट्री हॉस्पिटल्स का भी। नॉट जस्ट डिफेंस पर्सनल, इवन दोज पीपल हु आर लिविंग इन कैंटोनमेंट वाला एरिया, ठीक है। अगर तुम कभी जाओ पुणे, तो पुणे में कमांड है आर्मी की, साउथ कमांड, ठीक है, उस कमांड का हेड ऑफिस है। तो पुणे का अच्छा खासा एरिया कैंटोनमेंट के अंदर आता है। इमेजिन करो उस कैंटोनमेंट में 1.5 लाख सिविलियन पॉपुलेशन रहती है, नॉन मिलिट्री, और उन सबको एक्सेस है किसका? मिलिट्री हॉस्पिटल का। एमएच बोलते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल्स को, ठीक है। लोकल पुलिस का भी इंटरफेरेंस नहीं, वहां एमपी होती है, मिलिट्री पुलिस। वो एरिया में कुछ क्राइम हुआ, एमपी वाले ही इन्वेस्टिगेट करते हैं और बाद में वो स्टेट पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। जो लोकल पुलिस है, अल्टीमेटली वो अल्टीमेटली जो अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो तो वहां एप्लीकेबल होता ही है, ठीक है। बट फर्स्ट इंक्वायरी फर्स्ट एक्शन एमपी लेती है, मिलिट्री पुलिस, और अल्टीमेटली वो किसको हैंड ओवर कर देती है? स्टेट पुलिस फोर्स को। हाँ, अगर टिपिकल मामला मिलिट्री का ही है, मतलब 2 ऑफिसर्स या कुछ उनका मसला है, तो वो तो पूरा मिलिट्री करेगी हैंडल, वहां पे फिर सिविलियन पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। हाँ, बस सबका कोर्ट मार्शल नहीं होता भाई, वो सीरियस ब्रीचेस के लिए नहीं, तो उसके लिए एक अलग ब्रांच होता है, ठीक है। एडजुटेंट जजेस एंड जनरल ब्रांच, एजेएनजी, जो लोग लॉ ग्रेजुएट होते हैं, आर्मी उनको भी इनवाइट करती है कि आर्मी के अंदर लॉयर और आर्मी के अंदर जज बनने के लिए, राइट। उनका एग्जाम नहीं होता, उनको बस लॉ की डिग्री होती है ना, तो उस पर अप्लाई करना होता है। डायरेक्टली बुलाते इंटरव्यू के लिए, एसएसबी 5 डेज का। लॉ एंट्री हो गई, जिनके पास टेक्निकल डिग्री जो होती है इंजीनियर बीटेक वाली, उनके लिए एग्जाम्स नहीं है, ठीक है। फिर इवन जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उनका भी एग्जाम नहीं होता। अगर बीटेक है, सीधा एसएसबी इंटरव्यू ले जाओ वहां पे। तो प्रोफेशनल डिग्री का एक ये इंपॉर्टेंस है। अगर आपको फिर भी जाना है तो सीडीएस, एफकैट, सारी एग्जाम्स बची हुई है, यू कैन गो। नहीं, सीसेट इज द वर्स्ट। अरे सर, वर्स्ट नहीं है सर, वर्स्ट है। गो थ्रू सीडीएस। जो पढ़ रहा है किस यूज करेगा ये बता। ठीक है। और तुझे क्या लग रहा है, सीसेट क्या गारंटी नौकरी की? क्या गारंटी तो नहीं है, पर सीसेट ज्यादा कंपटीशन है इससे, बहुत ज्यादा। एफकैट सीडीएस से बहुत कंपटीशन ज्यादा है वहां पे, ठीक है। तो इट इज बेटर कि एटलीस्ट जहां पे कम लोग हैं वहीं जाओ ना यार। बिकॉज इमेजिन करो, जब एक बैच आता है ना सीडीएस का, 50 to 60 की रिपोर्टिंग होती है। एनसीसी का 300 की रिपोर्टिंग एक दिन में होती है। अब मुझे ये बताओ, फॉर एग्जामिनर, मतलब मुझे तुम्हारा चेक करना है पर्सनालिटी, फॉर मी इज इट लाइक इजी टू एसेस 60 पीपल और 300 पीपल? 60 और 300? 60 ना, तो उन 60 का जजमेंट प्रॉपर हो पाता है। जब पता है भीड़ आती है ना, देखा नहीं, हाँ रिजेक्ट, हाँ रिजेक्ट, नाम अच्छा नहीं, रिजेक्ट, वहां पे वो गलतियां होती हैं। वो कैजुअल अप्रोच वहां से आ जाता है। फिर टेक एंट्री 500 की रिपोर्टिंग होती है एक दिन में, एक बैच में।
वहां कचरे के भाव निकालते हैं वहां पे डे वन पे उठा के स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। तो जितना सिस्टमैटिक एंट्री के थ्रू जाओगे उतना रिस्पेक्ट मिलेगा। तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका बेनिफिट ड्यूरिंग 1-on-1 मिलेगा ना इंटरव्यू के टाइम पे, मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये समझा हम लोगों ने, इवन अर्बन एरियाज के अंदर बहुत से टाइप्स होने वाले हैं। ठीक है, और इवन फिर आपका विद इन द म्युनिसिपैलिटीज हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज हैं, और फिर अब डिस्कस किया था, बाकी सब चीजें सेम है। हाँ, नंबर ऑफ वर्क्स जो म्युनिसिपैलिटीज पास कितना है, 18, लेसर देन ग्राम पंचायत, लेसर देन ग्राम पंचायत। ठीक है, और अगेन ये कहां नाम दिया हुआ है, इंटेल शेड्यूल। ठीक है, और इस पे भी क्या है, स्टेट के ऊपर है कितना काम देना है उसको, नॉट ऑल 18, जस्ट लाइक ग्राम पंचायत, नॉट ऑल 29। ठीक है, बाकी सब यहां पे सेम प्रोविजन है, टेन्योर कितना, 5 साल का। ठीक है, वही वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, ओबीसी का डिस्क्रिशन है, फ्लेक्सिबिलिटी वाला मामला है कि स्टेट चाहे तो देगा नहीं देगा, बाकी सब कुछ सेम है, लाइक द प्रोविजन ऑफ ग्राम पंचायत, तो उसको आराम से बदल सकते हो वहां पे। ठीक है, तो ये अपना खत्म होता है लोकल गवर्नमेंट वाला चैप्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 10 मिनट्स रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर नोट्स, जो सामने पड़ा है आपके, दैट वन प्रिंटेड नोट्स। फास्ट रीडिंग जस्ट हमने जस्ट पढ़ा है अभी, बस एक बार उसको गो थ्रू करो सामने से अपने, नथिंग एल्स, नो डिटेल रीडिंग राइट नाउ।
क्लास कौन कभी आइडिया कौन क्लास चल रही है कौन सा हमारे नोट्स क्या चल रहा है हमारे वो यस ओवर आके फटाफट खत्म करो उसको जल्दी डू इट फास्ट
खुश है वो। आराम से यार। डन, चलो ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर, ये पूरा समरी है, जो कुछ भी हमने कवर किया इन द एंटायर पार्ट 2 ऑफ योर एनसीईआरटी, ठीक है, सिलेबस, जो कुछ भी सारे सिलेबस में था वो सब कुछ वापस से कहां पे आने वाला है, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो एक क्विक ग्लिम्स ही है ये। अब ये समझो कि आखिरकार ये फिलॉसफी जो है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन समझना क्यों है। बिकॉज सी सर हमने सारे तो पढ़ लिए, क्या इंपॉर्टेंट व्हाट आर्टिकल्स, ठीक है, समझा हम लोगों ने अमेंडमेंट का प्रोसेस, ठीक है, तो सब कुछ क्यों कर लिया, तो अल्टीमेटली व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट फिलॉसफी उसके पीछे की, ठीक है। देखो फिलॉसफी समझना जरूरी इसीलिए है बिकॉज इफ यू नो एनीथिंग यू ऑल्सो शुड नो व्हाट कॉन्टेक्स्ट ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। और सीधी सी बात है, हर एक जो प्रोविजन है भले ही वो 2 सेंटेंसेस का बनाया हुआ है, बट उसके मीनिंग क्या है, बहुत ही डीपली एनरूटेड। तीसरी चीज, भाई अगर हमें यह समझना हो कि भाई हमने क्यों अडॉप्ट किया मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, हमने क्यों अडॉप्ट किया मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी या मॉडल ऑफ सोशलिज्म, तो हमें समझना पड़ेगा संविधान की फिलॉसफी, ठीक है, कि इसके पीछे इंटेंट क्या था। जब तक इंटेंशन क्लियर नहीं होगा हम एक्शन को जस्टिफाई कभी कर पाएंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैनी ऑफ अस, ठीक है, वी हैव दैट एंटी ओपिनियन अगेंस्ट द रिजर्वेशन, अगेंस्ट द रिजर्वेशन है, ठीक है, बट वही बात है वो क्यों है, बिकॉज अगर हमने इसके पीछे का इंटेंशन सुना होता, समझा होता, तो पॉसिबली आज हम उसके अगेंस्ट नहीं होते, ठीक है। बस इस चैप्टर में थोड़ा सा वही हमें बात करनी है कि हमने अगर कुछ अडॉप्ट किए हैं प्रोविजंस तो वो क्यों किए हैं, उसके पीछे क्या इंटेंशन था, राइट। सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी हमें समझनी हो फिलॉसफी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि नंबर 1 हमने कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अडॉप्ट किया है या यूज किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलोंग विथ इट्स क्लियर मीनिंग, ठीक है। सिटीजनशिप हो, डेमोक्रेसी हो, माइनॉरिटी हो, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस हो। भाई अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी, तो इक्वालिटी किसकी, इक्वालिटी आउटकम की या इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी की, किसकी बात की हम लोगों ने, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ इन टर्म्स को देखना काफी नहीं है, इन टर्म्स को समझना भी जरूरी है विद देयर क्लियर मीनिंग। ये बताओ इंडिया में सिटीजनशिप क्या किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन, रेस, कास्ट तक लिमिटेड है क्या, नहीं। इवन एनीवन जिसका इंडिया के लैंड से भी कोई नाता ना रहा हो, इवन दे कैन आल्सो बिकम व्हाट इंडियाज सिटीजन, ठीक है। तो फर्स्ट वी नीड टू नो ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। सेकेंडली कि आखिरकार ये जब बनाए गए थे सारे प्रोविजन, ये इसलिए बनाया गया था कि हर एक चीज को सिस्टमैटिक रख सके, गवर्नमेंट को भी, सोसाइटी को भी और इंडिविजुअल के राइट्स को भी। और थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स, जिसके अंदर एक्चुअल में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे दे जस्टिफाइड, अगर कोई डिमांड की जा रही है तो क्यों की जा रही है। डॉक्टर BR अंबेडकर ने तो हर एक प्रोविजन जब रखा सामने इन फ्रंट ऑफ असेंबली, जस्टिफाई भी किया हम इसको अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं, सवाल भी इनवाइट किए, उसका भी आंसर दिया, राइट। और ये सब चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है, उस टाइम का नहीं, उसकी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में अवेलेबल है,
एक संविधान नाम की पूरी सीरीज है। किस नाम की? संविधान। 13 या 14 एपिसोड्स हैं यूट्यूब के ऊपर इसके। एक्चुअल में जब था पहले RS टीवी, राज्यसभा टीवी जो करके था पहले चैनल, तो उसकी वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन लोगों ने, ठीक है, और काफी अच्छे से जो एक्चुअल डिबेट्स हुई थी उन्हीं वर्डिंग्स को यूज किया है इस डिबेट के अंदर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो वो जब सुनोगे समझोगे तब समझ में आएगा कि क्यों कौन सा प्रोविजन इंक्लूड किया गया और क्यों बाकी प्रोविजंस हटाए गए। ठीक है, क्यों हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या लगाए गए? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, वो जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि दे वर ट्राइंग टू मेंटेन दैट बैलेंस इंडिविजुअल फ्रीडम के बीच में, सोसाइटी की स्टेबिलिटी के बीच में और कंट्री के प्रॉपर गवर्नेंस के बीच में। राइट, तो ये वो चीजें हैं जिसके थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, कि आखिरकार क्यों और क्या देखना चाहिए। कब? जब हम क्या देखते हैं? फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्लियर कट मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। दूसरा कि हाउ एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, पार्ट ऑफ अ सिस्टम। एंड थर्ड, डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझे तीनों बात मेरी है? अब आते हैं उसके आगे कि आखिरकार ये फिलोसॉफिकल अप्रोच चाहिए क्यों, जो डिस्कस किया हम लोगों ने जस्ट अभी, टू अंडरस्टैंड कि कौन से मॉरल्स थे उस टाइम पे इंपॉर्टेंट। नंबर 2, इवन अगर हमें क्या रिजॉल्व करना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि आज भी एक मेन कॉन्फ्लिक्ट है कि जो माइनॉरिटी का स्टेटस जो है, कौन सा स्टेटस है? ठीक है, वेदर स्पेशली कौन सा वाला? ठीक है, वेदर इट शुड बी गिवन स्टेट वाइज और नेशन वाइड, स्टेट वाइज और नेशन वाइड। फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या बोलते हैं? हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, बट इफ यू गो टू पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, वहां पे हिंदूज होंगे मेजॉरिटी के अंदर क्या? नहीं। लेकिन ये डिबेट्स हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मेजॉरिटी काउंटिंग होनी चाहिए, कंट्री वाइड लेवल पे होनी चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शुड बी काउंटेड स्टेट वाइज। तो इसका अगर हमें चाहिए रेजोल्यूशन, तो अल्टीमेटली वी नीड टू सी कि जब वो आर्टिकल 30 का बनाया गया था प्रोविजन, तो उसका एक्चुअल इंटेंशन क्या था। जब वो समझ जाएंगे ऑटोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट भी क्या हो जाएगा? रिजॉल्व हो जाएगा। और इवन सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार जब इंटरप्रिटेट करता है किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो खुद रेफर करता है इस फिलॉसफी को। समझ में आया? तो इसीलिए वो चीज आपकी बन जाती है इंपॉर्टेंट। और रिमेंबर, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, दे ऑल आर सब्जेक्ट्स ऑफ द सोशल साइंसेस, और सोशल साइंसेस में नथिंग इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। वो सिर्फ कहां पॉसिबल है? नेचुरल साइंसेस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, कि वहां जो बोला वही सच है। लेकिन यहां क्या है? इसकी बात भी सच, इसकी भी सच, उसकी भी सच। तो इसीलिए इन डिबेट्स को अगर हमें एक्चुअल में सॉर्ट आउट करना है, इस डाइवर्सिटी के आगे बढ़ना है, तो हमको वो सुनना पड़ेगा जो किसने कहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने, जब भी कोई चीज ऐड की थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम बात करते हैं कि जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या बोलते हैं? पीस कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? बिकॉज भाई उन्होंने क्या बोला था अपने आर्टिकल 9 में कि हम वॉर नहीं करेंगे, राइट? लेकिन वो वॉर नहीं करेंगे कि डरपोक थे क्या? नहीं, बिकॉज दे लर्न अ लेसन फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वायलेंस। समझ में आया? तो ये वो तरीका होता है कि इंटरप्रिटेट आप कैसे करोगे। लाइक अगर मैं ये हटा दूं कि नहीं वो क्यों हट गए वॉर से, तुम बहुत परेशान लोग होंगे, डरपोक होंगे इसलिए हटे। नहीं भाई, वो हटे बिकॉज दे हैव सीन दैट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वायलेंस, एटम बॉम्ब, राइट? इसीलिए क्या अडॉप्ट कर लिया? वो चीज। दैट्स व्हाई वी कॉल देम व्हाट, कि उनका संविधान कौन सा है? पीस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेम अगर हम बात करें कि इंडिया का जो संविधान उसको क्या बोलते हैं? अ टूल ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। कब बोल पाते हैं? जब इसके देखते हैं हम प्रोविजंस को। फॉर एग्जाम्पल भाई हमारे यहां पे स्टेट्स की पावर को क्या किया गया है? कंट्रोल। ठीक है भाई, जब भी हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 इटसेल्फ, ठीक है भाई, आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो जैसे ही आपने ये बोल दिया
मतलब गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से, गवर्नमेंट या कोई भी वो पर्सन जो बैठा हो पावरफुल पोजीशन में, ठीक है, वो अपनी पावर्स को अपने ही पर्पस के लिए मिसयूज कर पाएगा क्या? नहीं। इवन हमने बात की है आर्टिकल 21, एक्सेप्ट फॉर लॉ नो वन कैन टेक योर लाइफ, ठीक है, तो वो किसके लिए था? टू कंट्रोल दी पावर। ये क्या इंडिकेट करता है कि लोग सुप्रीम है, ना कि पावर में बैठे हुए लोग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, इट ऑल्सो अनेबल्स व्हाट? पीसफुल डेमोक्रेटिक चेंज। नॉर्मली देखो भाई, अगर हम देखें इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस, वही कास्टिज्म, राइट, जेंडर बेस्ड जो आपकी थी डिस्क्रिमिनेशन, वो टॉप पे था। नॉर्मली क्या होता है, जब समाज में कोई भी एक सेगमेंट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, उसके पास बचता सिर्फ एक ही रास्ता, रेवोल्यूशन। कौन सा? रेवोल्यूशन। एंड समटाइम्स दैट इज अ वायलेंट रेवोल्यूशन, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, लाइक योर फ्रेंच रेवोल्यूशन। बट हमारा संविधान ऐसा बना कि उसके थ्रू हमने कंट्री में चेंजेस तो लाए, बट पीसफुली। बट कैसे? पीसफुली। तो उस तरीके से उसने किसका ओपन किया रास्ता? डेमोक्रेटिक चेंज का। साथ साथ भाई हमने अपने यहां पे क्या प्रोवाइड किया लोगों को? रिजर्वेशन, ठीक है, तो उसके थ्रू भाई उनका सोशल अपलिफ्टमेंट पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और याद है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोटिंग राइट्स, ठीक है, तो इससे अल्टीमेटली क्या बना? पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। साथ साथ शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, तो ये स्कोप ने ही क्या बनाया हमारे संविधान को? डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। लोगों की वॉइसेस को, लोगों के ओपिनियंस को मैक्सिमम सपोर्ट किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से यह भी इंश्योर हुआ कि कहीं ना कहीं जो लोग क्या रहे हैं डिप्राइव्ड, ठीक है, उन्हें किसका बेनिफिट मिले? रीडिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब पावर जो पहले सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड थी, क्या करो इसको अब वाइड करो, अगेन बाय प्रोवाइडिंग व्हाट? रिजर्वेशन। हमारे यहां पे इवन लोकसभा में, विधानसभा में क्या है? रिजर्वेशन है, एससी और एसटी का। पर्पस क्या था? पावर को रिडिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो दैट इज हाउ कि बाय सीइंग दीज थिंग्स वी कैन कॉल व्हाट? कि इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री। कुछ क्वेश्चन है? कुछ? हाँ, किसका? तो नक्सलाइट मूवमेंट क्या पूरे इंडिया में हो गया? नहीं। अब देखो बात यह है कि राइट्स दिए गए, बट इन सर्टेन एरियाज वो पहुंच नहीं पाए, इंप्लीमेंट नहीं हुए, दैट्स हाउ एंड दैट्स व्हाई वहां राइज हुआ, ठीक है। और उसके राइज होने का वो मेन था जो रीजन हमने बात की, इंप्लीमेंट होना। दूसरा, गारंटी भी दिया बट कभी उसको उल्टा वायलेट ही किया हम लोगों ने, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने या हमारी गवर्नमेंट्स ने कभी कभार क्या ले लिया? स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ट्राइबल्स, ठीक है। कि लेट्स से जंगल में गए, एक खबर मिली थी कि यहां पे इस घर में कौन रुका था? नक्सलाइट। पुलिस गई या सीआरपीएफ गई, बोला कि नहीं हमारा कोई नहीं था। क्या किया? उसके उठा लिया घर वालों को ही और बंदे गायब हो गए। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो पर्सन लव करेगा इंडिया से? नहीं। तो उसको ऑफर आएगा नक्सलाइट से, टीम में आ जा, तू विक्टिम है, हम भी विक्टिम है, वो लफड़े। लेकिन वही बात है ना, अब भी रिसेंट में एमपी क्या बन गया? नक्सल फ्री स्टेट। क्या बन गया? तो हमारे 8 स्टेट में एक तो कभी हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम हमने बात की, कभी भी कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं कि आखिरकार कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, वी नो। अब क्या हर जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जरूर समझना? क्या नहीं। लेट्स से इन यूएस, भाई यूएस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? 18th सेंचुरी में। और अभी हम कहां रह रहे हैं? 21st सेंचुरी में। मतलब उस टाइम की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही होगी, उसमें डिबेट हुआ होगा, उस टाइम के क्वेश्चंस और आज के हमारे कंसर्न्स मैच करते हैं क्या उतने? नहीं। बट जब किसकी बात करेंगे हम? इंडिया की, तो भाई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो तो कब बनी थी भाई? आज से लगभग
75 ईयर्स पहले। और वो सवाल जो तब उठाए गए थे और वो कंसर्न जो आज समाज में है वो अभी भी क्या है, सेम टू सेम और ऑलमोस्ट रिलेवेंट है। तो इसीलिए हमें अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज भाई, अगर हम बोले कि सर हमारा संविधान है कैसा, नथिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ वन वर्ड, बट स्टिल यू कैन यूज दीज टर्म्स। इट इज लिबरल, it is democratic, it is egalitarian, it is secular, it is federal, बस। फिर sensitive towards whom? Rights of minorities, towards whom? Disadvantaged groups, scheduled caste, scheduled tribe, and core commitments क्या है? Freedom, equality, justice and unity। preamble पढ़ा है ना, ठीक है, liberty, equality, fraternity, justice, integrity, तो वो सब चीजें यहां पर आने वाली हैं। फिर दिया हुआ है की फीचर्स, ठीक है, कि अगर हम ओवरऑल देख भी ले पूरी फिलॉसफी को तो क्या निकलता है कोर। फर्स्ट क्या कि आर कॉन्स्टिट्यूशन फोकस ऑन द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि एक्चुअली ट्रेडिशनली पार्ट नहीं था इंडियन सोसाइटी का। राइट भाई, आज भी अगर हमारे यहां पे अरेंज जो होती है मैरिजेस क्यों प्रिफर्ड है? परिवार खुश है। ठीक है, ये एग्जांपल है। बिकॉज हमारे यहां पे आज भी क्या इंपॉर्टेंट है? फैमिली को साथ में लेके चलो। राइट, बट इमेजिन करो उस टाइम पे ये फीलिंग कितनी स्ट्रांग रही होगी 75 ईयर्स पहले। आज फिर भी थोड़ा बहुत लिबरल हम सब हो भी चुके हैं फैमिली हमारी, बट 1940s में कितने रहे होंगे? और उस टाइम पे संविधान ने किसकी बात की? इंडिविजुअल फ्रीडम की। मतलब फॉर मैनी पीपल इट वाज अ टैबू कि ना 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 ये क्या बात होती है, बट हमने गारंटी किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनिशिएट किया, क्या किया? इनिशिएट किया, क्या प्रोवाइड करना? इंडिविजुअल फ्रीडम। किस किस फॉर्म में याद है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस आर्टिकल 25 की, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी डिटेंशन, ठीक है, कौन सा आर्टिकल? 22, ठीक है, ताकि भाई हमारे कंट्री में कैसे लॉज कभी ना आ सके। रॉलेट एक्ट सुना होगा, जलियांवाला बाग मैसेकर, तो वो इसी एक्ट के अगेंस्ट वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, सो ये सारे जो फीचर्स क्या बनाते हैं कि भाई हमारा जो संविधान है इट रिस्पेक्ट्स, इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल की फ्रीडम को, इट गिव्स प्रायोरिटी टू द इंडिविजुअल्स फ्रीडम। ठीक है, दूसरा क्या, ये किसकी बात करता है? सोशल जस्टिस की, कि जो भी जिस सेगमेंट का, जिस समाज के लोगों का, ठीक है, आज तक क्या हुआ है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, जस्ट किस बिहाफ पे? कि वो एक सर्टन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक सर्टन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उस रॉन्ग डूइंग को क्या करना? अब सही करना, इट्स कॉल्ड योर सोशल जस्टिस। और क्या प्रोवाइड किया गया? रिजर्वेशन। दिक्कत है क्या? देन so correcting what? historical injustices by providing what? reservation। ठीक है, अच्छा, रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कौन से आर्टिकल के थ्रू दिया गया इनको? SC ST को जो जॉब में रिजर्वेशन मिलती है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू है? रिमेंबर, याद है आर्टिकल 16 के जो एक्सेप्शंस हुआ करते थे, ठीक है, तो 16(3) एंड 16(4), ठीक है, ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? रिजर्वेशन। अगर आप बात करो सर इन जगहों पे, कहां पे? लोकसभा के लिए यू हैव आर्टिकल 330 एंड फॉर विधानसभा वी हैव आर्टिकल 332। ध्यान रखना, राज्यसभा के अंदर रिजर्वेशन नहीं है, बिकॉज वहां पे किसका है? वहां पे स्टेट्स का है रिप्रेजेंटेशन, ना कि लोगों का, इसलिए वहां पे SC ST रिजर्वेशन भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब हो गया आर्टिकल्स। फिर अपार्ट फ्रॉम इट, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है भाई, हम लोगों ने बात किया था कि हमारे यहां पे आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? राइट टू इक्वालिटी की। जस्ट लाइक आर्टिकल 15 कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सर्टन रिलीजन, सर्टन कास्ट,
सर्टेन रेस और प्लेस ऑफ बर्थ, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है इवन भाई हर कम्युनिटी के जो अलग अलग राइट्स हैं, आर्टिकल 30 उनका भी रिस्पेक्ट किया जाएगा। मतलब भाई जिनकी जरूरतें हैं उनको हम प्रमोट भी करेंगे, बट ये भी इंश्योर करेंगे कि हर किसी के साथ ट्रीटमेंट कैसा हो, इक्वल। जो सप्रेस्ड है उसके ऊपर भी लाएंगे, ठीक है। और आर्टिकल 30 उसका एग्जांपल है कि एज माइनॉरिटीज आर मोस्टली अंडर द प्रेशर, कहां पे उन डेमोक्रेसीज के अंदर जहां पे एक सेगमेंट का काफी बड़ा नंबर होता है, लाइक इन आवर कंट्री भाई हिंदूज की जो पॉपुलेशन है वो है 79%, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, ठीक है। तो ऐसी कंट्री में चांसेस भी किसका होता है सप्रेशन का, दोज हु आर इन द माइनॉरिटी, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने किया हुआ यहां प्रोविजन। अपार्ट फ्रॉम इट हमने क्या अडॉप्ट किया हुआ है, मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म डिस्कस किया था हम लोगों ने। हमारा जो मॉडल है वो डिफरेंट है किस मॉडल से, वेस्टर्न वाले मॉडल से, बिकॉज वेस्ट में क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब ना तो स्टेट इंटरफेयर करेगा इन द मैटर ऑफ रिलीजन और ना ही रिलीजन इंटरफेयर करेगा इन द मैटर ऑफ स्टेट। हमने वो अडॉप्ट नहीं किया, बिकॉज हमने क्या बोला कि यार इंडिया में जो रिलीजन्स हैं, ठीक है, आज भी हमारी लाइफ किस पर डिपेंड करती है, ऑन द रिलीजन्स, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है लाइफ स्पेन वैसी हो रही है। और बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन रिलीजन्स के अंदर सोशल एविल्स अभी भी हैं, खराबियां अभी भी हैं। तो उन्हें दूर कौन करेगा, गवर्नमेंट। इसने बोला कि नहीं, हम ये वाला जो मॉडल है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। हमने क्या अडॉप्ट किया, अपना एक नया प्रिंसिपल वाला मॉडल, दैट इज आवर इंडियन मॉडल। कौन सा, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, मतलब ना तो रोज के मैटर में इंटरफेयर करेंगे और ना कंप्लीटली दूर रहेंगे, ठीक है। इंडिया में एवरीवन हैविंग देयर ओन, ठीक है भाई, अपना जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस करने का राइट्स आर्टिकल 25 के अंदर, अपने रिलीजियस मैटर्स को इन फॉर्म ऑफ टेंपल्स, प्रॉपर्टीज, उसको मैनेज करने का राइट अंडर आर्टिकल 26। बट अगर कहीं भी किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का क्या हुआ, वायलेशन बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिसेस, तब कौन करेगा इंटरवीन, गवर्नमेंट। ये पढ़ा था हमने आर्टिकल 25 जब पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। देन हमने बात की वही स्टेट का इंटरवेंशन, फॉर एग्जांपल भाई अनटचेबिलिटी, इट वाज जस्टिफाइड थ्रू द रिलीजियस बुक्स इन हिंदुइज्म, ठीक है। देन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ठीक है, जस्टिफाइड इन शरिया लॉ, बट हमने बैन किया ना अल्टीमेटली, बिकॉज हमारे लिए इट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या हो, सिर्फ आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ साथ उससे किसी के राइट्स भी हर्ट नहीं होने चाहिए। दूसरा कि भाई हमारे यहां पे अगर गवर्नमेंट, ठीक है, रिस्पेक्ट करती है किसी एक धर्म का, दे हैव टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। इन इंडिया गवर्नमेंट कैन नॉट इंपोज व्हाट, अ टैक्स, किस चीज के लिए, टू प्रमोट अ सिंगल रिलीजन। और इवन गवर्नमेंट अगर कोई सेपरेट टैक्स इंपोज नहीं कर रही है, हमारा ही टैक्स का पैसा वो यूज करती है, ठीक है, कहां भेजने के लिए, ऑन पिलग्रिमेज, हज यात्रा, अमरनाथ यात्रा, तो सबको यात्रा करवानी पड़ेगी, नॉट ओनली फॉर हिंदूज। और है भाई गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज एंड अलग फैसिलिटीज, अमरनाथ यात्रा के लिए, वैष्णो देवी यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, हज पिलग्रिमेज के लिए, ठीक है। शिया मुस्लिम्स जब जाते हैं ईरान, बिकॉज उनका मेन प्लेस ईरान है, ठीक है, जब वो वहां जाते हैं पिलग्रिमेज पे उनको, ठीक है। इंडियंस व्हेन दे गो टू द वेलंकनी, तमिलनाडु, ठीक है, पिलग्रिमेज उनको प्रोवाइड करना, बुद्धिस्ट गोस टू द बोध गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सबको प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज, क्योंकि हमने बनाया ही ऐसा मॉडल है, प्रिंसिपल्ड एंड इक्वल डिस्टेंस, कि सबको इक्वल साथ में लेते हुए चलना है, ठीक है। फिर हमने क्या अडॉप्ट किया हुआ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, भाई जहां पे हर दूसरी कंट्री को अपनी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने के बाद भी लग गए 100 साल सबको इक्वल वोटिंग राइट्स देने के लिए। इंडिया ने तो अपनी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होते क्या सबको दे दिया,
इक्वल वोटिंग राइट्स। सिर्फ एक रखा क्राइटेरिया, कौन सा? एज का। कौन सा? एज क्राइटेरिया। जो पहले 21 था, ठीक है, बाद में कितना हो गया? 18। हालांकि ये चीज बहुत बार डिमांड हुई थी पहले, ठीक है, बिकॉज सी हर कंट्री का अपने एक अधिकार होता है, द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट टू व्हाट? सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हमारी जरूरतें क्या है और वो कैसे पूरी होंगी, वो हम अपनी चुनी हुई जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू डिसाइड करेंगे। लेकिन वही बात है ना, गवर्नमेंट चुनने के लिए पहले बात आपके पास क्या होना चाहिए? वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो वो उसकी डिमांड पहले भी उठी थी और इंडिपेंडेंट होते ही हमने, ठीक है, उस चीज को इंश्योर किया भी। वी वर नॉट लाइक यूएसए, जिसका संविधान तो बना कब? 1787 में। वुमेन्स को वोटिंग राइट्स कब मिला? 1924 में। ब्लैक्स को कब मिला? 1964 में। और ये हमको बोलते कि हम बारबरिक थे, ये सिविलाइज थे, ठीक है। देन हमने कौन सा अडॉप्ट किया है मॉडल? मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। और कौन सा वाला? एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। मतलब कुछ स्टेट्स के साथ ट्रीटमेंट कैसा होता है? स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल 6 वाले एरिया, शेड्यूल 5 वाले एरियाज एंड दोज जिनका नाम कहां पर है? आर्टिकल 371 के अंदर, ठीक है। तो वी हैव दैट एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। दूसरा, भाई हमने क्या एक्सेप्ट किया हुआ है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाई एक हमारे यहाँ पे कमीशन थी ना, फजल अली कमीशन, जिसके बोलने पे हमने क्या किया? इंडिया में स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया। रीऑर्गेनाइज किया किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो इट शोज कि इंडिया डू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, ठीक है। भाई हमारे यहाँ पे भाई जो भी स्टेट्स है उनके पास क्या है? पावर्स अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो इंडिया एक ट्राई करता है रखने को बैलेंस, यूनिटी एंड रीजनल एस्पिरेशंस, ठीक है। फिर वही चीज नेशनल आइडेंटिटी, हमने क्या बोला? भाई हमने अपने यहां पे सिटीजनशिप कौन सी दी है लोगों को? सिर्फ और सिर्फ सिंगल। सबके लिए फंडामेंटल राइट्स क्या रखे हैं? कॉमन, सो दैट हम सब में एक बिलीफ हो, वी ऑल आर व्हाट? इंडियंस, ठीक है। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां पे। और अगेन ये भी इंश्योर किया कि क्या हो लोगों में? ट्रू फ्रेटर्निटी। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, भाई मैं बोल रहा हूं आप और हम इक्वल हैं, मेरी इनकम 10 लाख, आपकी इनकम 10,000, क्या रियलिटी में हम इक्वल हैं क्या? नहीं। मैं बोलता हूं हम भाई भाई हैं, बट हम साथ में बैठ के खाना भी नहीं खा सकते, बिकॉज तू मुझसे नीचा आदमी है, ठीक है। तो इसकी बात किसने की? डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ने, कि यूनिटी तब आएगी जब एक्चुअल सेंस में क्या स्टैब्लिश होगा? भाईचारा। वो कब होगा? जब सबका स्टेटस भी क्या होगा? इक्वल। स्टेटस भी क्या होगा? इक्वल। नो अपर कास्ट, नो लोअर कास्ट, ठीक है। तो जो कुछ भी हमने बात की थी वो सब दिया हुआ है वापस, ठीक है, एक अलग फॉर्म में। बट कहीं ना कहीं वी हैव सर्टेन क्रिटिसिज्म ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। नंबर 1, इट इज व्हाट? टू लेंदी। पूरे वर्ल्ड का लेंदीएस्ट है ये। दिक्कत क्या है? इतना लेंदी जिस कारण से हर कोई अवेयर नहीं है विद ऑल प्रोविजंस, ठीक है। बट वही बात है ना कि इतना लेंदी होना जरूरी था। क्यों? बिकॉज जरूरी था क्या होना? इसका डिटेल्ड में होना। अगर संविधान सबसे शॉर्टकट में दी होती तो लफड़े आज होते क्रिएट, कि नहीं कुछ तो लिखा ही नहीं वहां पे, तो हम ऐसा करेंगे बैठ के। नहीं भैया, संविधान में सब क्या किसमें लिखा हुआ? इनटू डिटेल्ड, सो दैट किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी हो वो क्या रहे? मिनिमम, ठीक है। फिर बहुत लोग क्या बोलते हैं? इट इज व्हाट? अनरिप्रेजेंटेटिव। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, ठीक है, उसमें वो लोग थे दोज हु आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव जो हुआ था उसमें वोट किसने किया था? प्रोविंशियल असेंबलीज के एमएलएज ने। किसने वोट किया था? प्रोविंशियल असेंबलीज के एमएलए ने, नॉट द पीपल। तो वही हुआ कि भाई इसमें लोग कहां इन्वॉल्व थे? लेकिन अगेन वही चीज है, लोग भले ना इन्वॉल्व हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो है तो सबके इंटरेस्ट में ना। रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 78% लोग वो थे
जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे। किस कैटेगरी से? ओपन। बट स्टिल क्या दिया गया? एक्सेप्ट किया रिजर्वेशन। बिकॉज 78% पूरा अगर अगेंस्ट होता रिजर्वेशन के तो होता वो पास प्रोविजन कभी, बट हुआ ना पास। क्यों? बिकॉज भले ही वो लोग किसी कास्ट से बिलोंग करते होंगे बट उनका माइंड क्या था? ब्रॉड माइंडेड। ठीक है, देवर केटरिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट वहां पे कैरी ऑन नहीं कर रहे थे। एंड देन एक और क्या आर्ग्यूमेंट है कि हर चीज कहां से बोरो की है? बाहर से। बाहर से बोरो की है, बट क्या सिंपल सा कॉपी पेस्ट किया क्या? नहीं भाई, हमने उसको मॉडिफाई किया एज पर आर नीड। दूसरी चीज भाई, इंडिया तो लेट एंट्रेंट है ना फील्ड ऑफ डेमोक्रेसी। हमसे पहले कहां पे हो चुका एस्टैब्लिश? फ्रांस, यूके, यूएसए, जर्मनी। तो हमने उनसे लिया इंस्पिरेशन। ठीक है, तो ये उनका काउंटर आंसर्स भी है उन क्रिटिसिज्म्स का भी। तो हमने बात की ऐसे कि भाई सी ऑलवेज वी कैन नॉट क्लोज आवर डोर्स। तो हम लोग कहते हैं हमेशा बी ऑलवेज रेडी फॉर चेंज। वरना जो होता है बहुत रिजिड, उसका डूबना तय है। ठीक है, इंडिया भाई 1750 में इंडिया और यूरोप ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस पे थे, बट 1750 के बाद दे चेंज रैपिडली बिकॉज दे वर ओपन टू न्यू आइडियाज। दे लर्न फ्रॉम द अरब्स, दे लर्न फ्रॉम द इंडियंस। भाई अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है, ये सब सीखा कहां से? यूरोपियंस ने, फ्रॉम द इंडियंस एंड अरब्स। हमारे अंदर क्या गुरूर था कि हम ही सुप्रीम है। ठीक है, इसीलिए वी हैव टू बी ओपन फॉर व्हाट? फॉर द हाइब्रिड कल्चर, कि भाई हम मॉडर्न एलिमेंट्स को भी अडॉप्ट करें और साथ साथ क्या कैरी ऑन करें? खुद का कल्चर भी। ठीक है, तब कहीं जाके हम कभी आगे बढ़ पाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिव एडेप्टेशन। कि ना तो कंप्लीटली किसी के फ्लो में पूरा बह जाए और ना ही एकदम से रिजिड होके बैठ जाए। We have to carry on our culture while adopting suitable changes into it. जो क्या है? नीड ऑफ द आर। जो क्या है? नीड ऑफ द आर, उसके अकॉर्डिंग। एंड देन ठीक है, फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि अल्टीमेटली वुमेन्स राइट्स के ऊपर बहुत बात नहीं हुई है संविधान के अंदर। दे टॉक्ड अबाउट एससी एंड एसटी के राइट्स के बारे में, बट नॉट मोर अबाउट दी वुमेन्स के राइट्स। तो एक वो ऐसा क्रिटिसिज्म है जो आज भी परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये इनइक्वालिटी आज भी है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके ऊपर क्या रखा था? अपना साइलेंस। डिमांड तो वहां पे हुई भी थी असेंबली में कि वुमेन्स राइट्स की बात की जाए, बट व्हाट दे सेड कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया में जो फैमिली सिस्टम बहुत क्रूशियल है, अगर वो बिखर गई तो समाज टूट जाएगा। इसीलिए कोई बहुत रेडिकल ऐसे आर्टिकल्स नहीं अडॉप्ट किए गए जिससे वुमेन्स का क्या हो? एम्पावरमेंट हो। भाई वुमेन्स के रिगार्डिंग रेडिकल प्रिंसिपल ऐड हुआ 73rd अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वो तब आया जाके, नॉट इन द बिगिनिंग। ठीक है, साथ साथ भाई हमने पॉलिटिकल राइट्स को तो बना दिया मैंडेटरी अंडर फंडामेंटल राइट्स, बट वी केप्ट व्हाट? सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को ऑप्शनल, डिजायरेबल। ठीक है, एक वो कंसर्न है। और कहीं ना कहीं हम आज भी क्या है? स्ट्रांगली सेंट्रलाइज्ड। हम कितना ही बोल दे अपना फेडरल, बट अल्टीमेट पावरफुल कौन है हमारे यहां पे आज भी? सेंटर। समझा इतना पार्ट? ठीक है, सो ये था हमारा पूरा फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी डाउट इसके अंदर? नहीं। नाउ बी रेडी विद द होल बुक। यू मे हैव अ टेस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज हमारा ये जो बुक है खत्म हो चुका है। राइट? यस, एनसीईआरटी क्लास 11th जो अपनी पूरी बुक है ये ओवर हो चुकी है, तो रेडी हो जाओ। ठीक है, रट्टा मार के फॉर द टेस्ट। चलो।